प्रिय छात्राओं नमस्कार। आप सभी प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की छात्राएं हैं। आज हम फर्स्ट पेपर के डेमोक्रेसी अध्याय को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। डेमोक्रेसी अंग्रेजी का शब्द है और इसको हिंदी में प्रजातंत्र भी कहते हैं और लोकतंत्र भी कहते हैं। यह यूनानी भाषा के डेमो शब्द से बना है। इसका मतलब डेमोक्रेसी शब्द आज के 3000 पूर्व प्रचलित था। वर्तमान विश्व में प्रजातंत्र शब्द बहुतायत प्रचलित है। विश्व के अधिकतर विकासशील और विकसित देशों में लोकतंत्र या लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना है। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और भारत में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्वक ढंग से होता है। अब आखिर प्रजातंत्र है क्या? क्या अर्थ है इसका? सीले महोदय कहते हैं कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। इसी प्रकार डाइसी महोदय का कहना है कि प्रजातंत्र सरकार का ऐसा स्वरूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। डाइस महोदय का कहना है कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। और एक सर्वमान्य परिभाषा आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने सुनी है, जो कि अब्राहम लिंकन की दी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। इसका मतलब प्रजातंत्र में जनता की भागीदारी होती है, यह जनता का शासन होता है और यह जनता के जन कल्याण के लिए चलने वाला शासन है। डॉक्टर बेनी प्रसाद का कहना है कि लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना कि अन्य किसी के सुख का महत्व हो सकता है, तथा कोई भी किसी के सुख का साधन मात्र नहीं है। तो डॉक्टर बेनी प्रसाद ने इसको जीवन जीने के ढंग की तरह लिया और इसमें प्रत्येक व्यक्ति के सुख को महत्वपूर्ण माना है। कुल मिलाकर सार रूप में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति का मार्ग खुला है। यह विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था है। इसमें व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता तथा आर्थिक न्याय की बात कही जाती है। यह एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति है और स्वभाव में नैतिक और आध्यात्मिक आदर्श का रूप लिए हुए है। यह हुई लोकतंत्र की परिभाषा। अब हम अगले बिंदु के रूप में करेंगे कि लोकतंत्र के विभिन्न दृष्टिकोण कौन से हैं। आश्चर्य की बात यह है, साथ में सुखद भी है, कि वर्तमान में सभी राज्य खुद को लोकतांत्रिक कहलाना पसंद करते हैं। इसलिए इसके संबंध में अनेक दृष्टिकोण प्रचलित हो गए हैं। सबसे पहला और सबसे मान्य जो लोकतंत्र का सबसे प्रचलित दृष्टिकोण है वह है उदारवादी दृष्टिकोण। यह प्रजातंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत है। बहुत से विचारक जैसे बेंथम, मिल, ग्रिन, अब्राहम लिंकन, मॉन्टेस्क्यू आदि ने इसका समर्थन किया है। हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू आदि सभी विचारक व्यक्ति को केंद्र मानकर अपने अध्ययन को दिशा देते हैं। इस दृष्टिकोण की कुछ मूल बातें हैं। नंबर 1, सभी व्यक्ति समान हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है उदारवादी दृष्टिकोण की, कि इसमें बिना किसी भेदभाव, ऊंच नीच, कम या पैसों के आधार पे या जाति के आधार पे गिने बिना
सभी व्यक्ति को समान मानना है। नंबर 2, इसमें उदारवादी दृष्टिकोण में शासन जनता द्वारा संचालित होता है। जनता द्वारा संचालित होने का मतलब है कि जहाँ कम जनसंख्या है वहाँ जनता सीधे शासन में भाग लेती है, जैसे स्विट्ज़रलैंड का उदाहरण हमारे सामने है। और जहाँ बड़े लोकतंत्र है, अधिक जनसंख्या है, वहाँ पर उनके प्रतिनिधि हर एक निश्चित समय के बाद आम चुनाव होते हैं, जिसमें प्रत्येक मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करता है और यह प्रतिनिधि शासन में भागीदारी निभाता है। तो यह जो भी शासन करने वाले लोग हैं वह जनता के नाम पर शासन को करते हैं। नंबर 3, इसमें उदारवादी दृष्टिकोण में सरकार बहुमत की होती है। इसका तात्पर्य हुआ कि हर निश्चित समय के पश्चात आम चुनाव होते हैं उस देश में, और चुनाव में जिस व्यक्ति या जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसकी सरकार बनती है। नंबर 4, सरकार का उद्देश्य सामान्य जन की भलाई होता है। यह लोकतंत्र का विशिष्ट गुण है कि इसका उद्देश्य ही सामान्य जनता की भलाई है। इसी के लिए इसका निर्माण हुआ है। जितने भी जनता के प्रतिनिधि शासन में बैठते हैं उनका प्रमुख लक्ष्य भी यही है। नंबर 5, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यह भी उदारवादी दृष्टिकोण की एक महत्वपूर्ण बात है कि आखिर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अगर गलत काम करें तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे। तो हमारा उत्तर है कि इसमें जो भी शासन करने वाले हैं वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जनता को लगता है कि इन्होंने ठीक काम नहीं किया तो अगले आम चुनाव में उनको अपने पद से हटा सकती है। नंबर 6, जनता को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह उदारवादी दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण बिंदु है कि ऐसे शासन में जनता को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। वह अगर शासन के प्रति अलग विचार रखती है, शासन की आलोचना करनी चाहती है, इसमें विरोधी दल होते हैं। विरोधी दल का काम ही यह होता है कि वह सत्ता में भागीदारी दल की गलत नीतियों का जनता के बीच प्रचार प्रसार करे। कुल मिलाकर विचार एवं अभिव्यक्ति की उदारवादी दृष्टिकोण में स्वतंत्रता होती है। और नंबर 7 है कि इसमें लोकमत का आदर होता है। लोकमत यानी जनता का मत। और आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि जनता का मत कब प्रकट होता है या लोकमत कैसे बनता है। चुनाव से पहले लगभग 5 वर्षों तक या 4 वर्षों तक, जहाँ जहाँ जितने समय के बाद चुनाव होते हैं, सभी राजनीतिक दल लोकमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए उन राजनीतिक दलों की कुछ नीतियाँ होती हैं, उनके कुछ सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों और नीतियों को वो जनता के समक्ष रखते हैं और लोकमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। तो इस लोकमत का प्रजातंत्र में आदर हो, यह उदारवादी दृष्टिकोण की मान्यता है। इस प्रकार उदारवादी दृष्टिकोण के बाद हम दूसरा दृष्टिकोण, जिसका नाम है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, इसका अध्ययन करेंगे। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को मॉस्का, पेरेटो, मिचेल आदि विचारकों ने इसकी चर्चा की है। इनका कहना है कुछ बिंदुओं के रूप में, नंबर 1 कि ऐसे शासन में सरकार जनता के द्वारा नहीं लेकिन जनता के लिए हो सकती है। यानी यह इस दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण बात है कि इसमें यह तो तय है कि जो भी सरकार होगी वह जनता के हित के लिए होगी,
लेकिन वह चुनी कैसे जाएगी, इसके बारे में इन्होंने अलग मत व्यक्त किया है। आम चुनावों के बजाय कोई अलग पद्धति भी इन शासकों को चुनने के लिए हो सकती है। नंबर 2, जनता चुनाव के द्वारा अपने शासक यानी विशिष्ट वर्ग को चुनती है। यह विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत अपने विशिष्ट वर्ग को मान्यता देती है। इनका मानना है कि सभी लोग शासन के लिए योग्य नहीं होते, एक विशिष्ट वर्ग होता है। यह विशिष्ट वर्ग ही जनता के द्वारा चुना जाता है। नंबर 3, विशिष्ट वर्ग ही लोकतंत्र की रीढ़ है। यानी जो विशिष्ट वर्ग है, जो शासन करने के लिए बना है, यही लोकतंत्र की जान माल की सुरक्षा कर सकता है, लोकतंत्र की आत्मा है, इसी के द्वारा लोकतंत्र चलता है। नंबर 4, इनका मानना है कि लोकतंत्र कुछ विशिष्ट वर्गों में सत्ता का संघर्ष है और चुनावी संघर्ष में इनकी हार जीत होती है। और नंबर 5, महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय विशिष्ट वर्ग के द्वारा ही लिए जाते हैं, आम जनता के द्वारा नहीं। यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका मानना है कि आज जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ इतनी अधिक जनसंख्या या मतदाता हैं कि सामान्य जनता शासन के निर्णयों में सीधी भागीदारिता नहीं निभा पाती। शासन के बारे में निर्णय वही लेते हैं जो कि शासन सत्ता में बैठे हैं, यानी विशिष्ट वर्ग ही निर्णय लेता है। इस प्रकार हमारा आज का जो हमने डेमोक्रेसी अध्याय प्रारंभ किया है, आज का हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम डेमोक्रेसी में इससे आगे बढ़ेंगे। अरे अमित, ओ अमित, अभी बंद कैसे हो गया यार? ये मेरा पूरा हो गया 13-14 मिनट का। बंद के लिए तो ये है ना।